हेलो दोस्तों मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आज आप सभी लोगों को जी स्टडी क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम जो है संस्कृत के सेकेंड चैप्टर क्लास 10th के संस्कृत के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर समझाने जा रहा हूं। तो संस्कृत के सेकेंड चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है वो हम समझेंगे, जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को समझेंगे और अच्छे से कंसेप्ट बाय कंसेप्ट समझेंगे अच्छे से। तो इससे पहले हम संस्कृत जो पार्ट है सेकेंड चैप्टर पाटलिपुत्र वैभवम, इन पार्ट के अच्छे से कंसेप्ट के साथ ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब पर डला चुका है जी स्टडी क्लास पे। अब हम इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। तो क्वेश्चन है, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों के नामों उल्लेख करें। यानी कि पटना के जो भी दर्शनीय स्थल है, घूमने वाले स्थल है, देखने वाले स्थल है, जो दर्शन करने वाले स्थल है, उनका उल्लेख करना है। तो दोस्तों पटना में गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गुरुद्वारा, पटन देवी, एक और है पटन देवी, हनुमान मंदिर, ये प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है जहाँ पे पटना में ये सब तीर्थ स्थल है और पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा कि पटना के कौन कौन से दर्शनीय स्थल है इनके बारे में। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की ओर देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हम तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, आप जैसे कि पाटलिपुत्र चैप्टर जब पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में क्या क्या बात बताया गया पाठ में। तो वही क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसे थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसे थी, तो आइए हम समझते हैं इनके बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पाटलिपुत्र की जो थी, पाटलिपुत्र जो था, तो उसकी रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट यानी कि सबसे बढ़िया था। क्या चीज? रक्षा व्यवस्था। किसके समय में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो चंद्रगुप्त मौर्य काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी, जिसका विवरण यूनानी राजदूत मेगास्थनीज अपने स्मरण में किया है। किसने किया है दोस्तों? तो इसका जो विवरण जो है यूनानी राजदूत, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो पाटलिपुत्र की स्थिति बहुत अच्छा था, इसके बारे में उल्लेख यूनान के एक राजदूत थे मेगास्थनीज, इन्होंने अपने स्मरण में किया है, संस्मरण में लिखा है। यानी कि मेगास्थनीज के पुस्तक था इंडिका, इन्हीं इंडिका पुस्तकों में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था के बारे में वर्णन किया है और बताए हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना की रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट थी। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। बार बार बताना चाहते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन से ज़्यादा बेटर आपको सब्जेक्ट इस पार्ट के लेसन को समझना है। तो आप अगर लेसन नहीं समझे हैं तो अब यहाँ पर आपको दिक्कत थोड़ा सा बहुत याद करना होगा, रट्टा मारना होगा, लेकिन रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले कंसेप्ट समझ लिए तो आसानी से बिल्कुल इन सारे क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल ही आसानी से दे सकते हैं। इसके समझने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले इसके सब्जेक्टिव पाटलिपुत्र के चैप्टर के बारे में अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरा है, ये पहला है, हाँ ये तीसरा है। भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र ग्राम के बारे में क्या कहा था? भगवान बुद्ध जो है पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में यानी कि पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था, या अथवा इस तरह से क्वेश्चन होगा कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या क्या कहा था या क्या कहा था। तो क्वेश्चन का आंसर समझिएगा कि भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलिपुत्र है। भगवान बुद्ध जो है प्राचीन काल में अनेक बार कहाँ है? पाटलिपुत्र है, यानी कि पटना है। पाटली ग्राम आए, यानी कि उस समय पटना जो था वो पाटली ग्राम के नाम से जाना जाता था। तो पाटली ग्राम आए थे, यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया। किसने बढ़ाया? तो गौतम बुद्ध ने। कहता है कि गौतम बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलिपुत्र आए और यहाँ आकर के इस गांव की महत्व को बढ़ाया था। और उसी समय उन्होंने कहा था कि यह गांव कालांतर में, यानी कि आगे चल करके, कौन सी गांव? तो पटना। यह गांव जो है कालांतर में यानी कि आगे चलकर एक दिन महानगर होगा, परंतु इस नगर
को आग, पानी और युद्ध के भय से हमेशा पीड़ित रहेगा, बना रहेगा। और आज वर्तमान समय में हम देखते हैं कि पटना नगर जो है भगवान बुद्ध की कही गई बात पाटलिपुत्र के बारे में, पटना के बारे में सत्य साबित होती है। तो दोस्तों पटना में भगवान बुद्ध जो है कई बार आए। प्राचीन काल में पटना जो है वो पाटलिग्राम के नाम से जाना जाता था, जो गंगा नदी के तट पर अवस्थित था। और भगवान बुद्ध यहाँ कई बार आए और यहाँ पर आने पर उन्होंने कहा कि ये पटना नगर, ये पाटलिग्राम जो है एक दिन महानगर बनेगा, लेकिन ये जो है हमेशा आग, बाढ़ और युद्ध से, झगड़े लड़ाई से पीड़ित रहेगा हमेशा। और आज भगवान बुद्ध की कही गई बात सत्य साबित होती है। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। उसका क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें या पाटलिपुत्र के बारे में 5 वाक्य में वर्णन करें, तो दोनों क्वेश्चन में आप ये आंसर लिख सकते हैं। तो अब ये पाटलिपुत्र के वैभव का वर्णन करें, तो देखो पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी वैभव परंपरा के लिए विख्यात रहा है। पाटलिपुत्र जो है प्राचीन काल से ही अपना वैभव परंपरा के लिए क्या रहा, विख्यात रहा। विदेशी यूनानी लोग ने आकर अपने संस्मरणों में, यानी कि विदेशी यूनानी लोग आकर के अपने पुस्तकों में, अपने संस्मरणों में यानी कि पुस्तकों में यहाँ के अनेक उत्कृष्ट संपदाओं, अनेक उत्कृष्ट यानी कि यहाँ पर जो भी अच्छी संपदा था उन संपदाओं को वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। इससे पहले क्वेश्चन में देखे थे हम कि चंद्रगुप्त, मेगास्थनीज ने क्या लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ की रक्षा व्यवस्था, यहाँ की रक्षा व्यवस्था और क्या है, शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अशोक के काल में यह निरंतर समृद्ध रही और अशोक के समय में ये जो परंपरा जो था, समृद्धि की परंपरा बहुत लगातार वृद्धि होते रहा। कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में, कवि राजशेखर जो है पाटलिपुत्र में जो कवि एक राजशेखर जो है, उन्होंने अपने पुस्तक काव्य मीमांसा में ऐसी ही बात लिखी है और है कि यहाँ बड़े बड़े कवि, व्याकरण, भाष्यकार परीक्षित हुए, यानी कि बड़े बड़े कवि जो है, बड़े बड़े विद्वान लोगों को यहाँ पर परीक्षित हुए, यहाँ पर परीक्षा लिया जाता था, यहाँ पर पढ़ के निकलते थे बड़े बड़े विद्वान लोग। ये कौन कहते हैं, तो राजशेखर ने कहे हैं। किन पुस्तक में, तो काव्य मीमांसा में। उसके बाद आज पाटलिपुत्र नगर पटना नाम से जाना जाता है, जहाँ संग्रहालय है, गोलघर है, जैविक उद्यान इत्यादि दर्शनीय स्थल है। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से लेके आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता रहा, जिसका संकलित रूप संग्रहालय में देखने योग्य है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर है पाटलिपुत्र वैभव नगर के बारे में। ऐसे ये 5 नंबर में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन है मात्र 2 नंबर के पूछा जाता है, तो शायद पूछ भी दे ये। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है। जैसा कि आप बार बार कहते हैं कि आप जब पाठ नहीं पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन सब डिफिकल्ट लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन जब आप क्वेश्चन आंसर, जब चैप्टर के पाठ को समझ लेंगे तो क्वेश्चन आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ पर कौमुदी महोत्सव, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। तो दोस्तों पटना में जो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था वो शरद काल में, शीत ऋतु में, गुप्त काल के समय में, शरद ऋतु में मनाया जाता था विशेष तौर पर। और सबसे ज़्यादा गुप्त वंश के शासन काल में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे वर्तमान समय में दुर्गा पूजा मनाया जाता है, उसी तरह से पहले कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। तो पाटलिपुत्र में शरद काल, ये शरद काल है, शरद काल लिखा हुआ है, दोनों ही शरद काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में था। इस समारोह का, कौमुदी महोत्सव का जो विशेष प्रचलन था वो गुप्त वंश के शासन काल में बहुत ही अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। दामोदर गुप्त जो कवि है वो पाटलिपुत्र के बारे में क्या लिखा है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर था। कवि दामोदर गुप्त है, उसके अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है।
उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आंसर देखते हैं कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र यानी पटना के बारे में, पाटलिपुत्र महानगर और पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र जो है इस पृथ्वी पर बसे नगरों में से श्रेष्ठ है। जितने भी नगर हैं उन सभी नगरों में से श्रेष्ठ है। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते थे। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। किसने कहा ये बात? तो दामोदर गुप्त नामक कवि ने कहा है। दामोदर गुप्त नामक कवि ने कहा है पटना के बारे में कि पाटलिपुत्र, उसके अनुसार पाटलिपुत्र महानगर पृथ्वी पर बसे सभी नगरों में से श्रेष्ठ था। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते थे। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से की है और ये स्वर्ग से भी सुंदर पाटलिपुत्र के बारे में वर्णन किया गया है। किसने वर्णन किया है? तो कवि दामोदर गुप्त नामक कवि ने। तो उम्मीद है क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं? प्राचीन जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं? तो दोस्तों प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र आदि नाम मिलते हैं। प्राचीन ग्रंथ में पटना का जो नाम है वो पुष्पपुर, कुसुमपुर और पाटलिपुत्र आदि नाम से जाने जाते थे प्राचीन काल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? तो कौन कौन से? तो दोस्तों पटना आने वाले विदेशी यात्री थे मेगास्थनीज, फहान, हैंसोंग और इतिसंग आदि विदेशी यात्री पटना आए थे। यानी पटना ये सब विद्वान जो है वो पटना आने वाले विद्वानों को नाम इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? जो राजशेखर कवि है वो पटना के बारे में क्या लिखा है? तो दोस्तों राजशेखर कवि जो है क्या लिखे है पटना के बारे में? तो राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है। राजशेखर अपनी काव्य मीमांसा जो पुस्तक उसमें लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। पाटलिपुत्र क्या था? शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। देखिए फिर से, राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है। किस पुस्तक में लिखा है? काव्य मीमांसा में, कि पाटलिपुत्र शिक्षा का प्राचीन केंद्र था। कौन शिक्षा का प्राचीन केंद्र था? पाटलिपुत्र। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए। संस्कृत के बहुत सारे विद्वान पाटलिपुत्र में हुए और यहाँ पाणिनि, पिंगल, पतंजलि आदि की परीक्षा ली गई थी। ये किसने बताया है? तो दोस्तों राजशेखर ने अपने पुस्तक काव्य मीमांसा में बताया है कि पाटलिपुत्र जो है प्राचीन काल में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ सरस्वती जी के वंशज रहते थे। यहाँ कई सारे विद्वानों को परीक्षा ली गई थी। ये पाटलिपुत्र के बारे में जानकारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के आधार पर, पाटलिपुत्र वैभवम जो पाठ है उसके आधार पर पटना के वैभव का वर्णन 5 वाक्य में करें। यानी कि पटना के वर्णन करना है, वैभव का वर्णन करना है 5 वाक्य में। या अथवा इस तरह से भी क्वेश्चन मिल सकते एग्जाम में कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का 5 वाक्य में परिचय दे। तो दोस्तों क्या दीजिएगा, क्या बताइएगा कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में, यहाँ पे हलंत होगा, वैभवम पाठ में बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व की निरूपण है। प्राचीन पटना का जो प्राचीन है उन्हें के महत्व के बारे में बताया गया है। ऐतिहासिक परंपराओं से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों को निरूपण किया गया। आधुनिक में जो स्थल है पटना में उन स्थलों का वर्णन किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था, शोभा तथा रक्षा, ये 3 कई मिस्टेक है थोड़ा सा, शोभा तथा रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। अशोक के समय यहाँ समृद्धि थी। यहाँ अशोक के समय बहुत ही पटना का विकास हुआ, बहुत ही समृद्ध हुआ। यहाँ पर समृद्ध था। यहाँ बड़े बड़े कवि, व्याकरण तथा भाष्यकार परीक्षित, यानी कि यहाँ पर बड़े बड़े विद्वानों को परीक्षा ली जाती थी। इस लाइन की जगह पर आप बता सकते हैं कि पटना बड़े बड़े विद्वानों को परीक्षा ली जाती थी। और संग्रहालय यहाँ पे है। यहाँ पर गोलघर, जैविक उद्यान, कई प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह के प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। यहाँ हनुमान जी की प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे पटना की पटन देवी की भी मंदिर है जो आज भी वर्तमान समय पूजी जाती है। तो इस तरह से पटना के वैभव के बारे में 5 वाक्य में आप बता सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना है? दोस्तों पाटलिपुत्र जो शब्द है वह कैसे बना है, आइए जानते हैं इसके बारे में। कि पाटलिपुत्र, पाटलिग्राम शब्द से पाटलिपुत्र बना है। किस शब्द से? तो पाटलिग्राम शब्द से कौन सा शब्द बना है? पाटलिपुत्र बना है। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथ एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर प्राप्त होता है। कुछ प्राचीन काल के ग्रंथों में देखेंगे तो पटना का दूसरा नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर भी दिखाई देता है। कहीं कहीं पर पाटलिपुत्र, और भगवान बुद्ध के समय वो पाटलिग्राम के नाम से जाना था। छोटा सा गांव था, गंगा नदी के तट पर अवस्थित ये छोटा सा गांव था जो पटना पाटलिग्राम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? सिख संप्रदाय के लिए, सिख संप्रदाय के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? या पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? 3 वाक्य में उत्तर दे। पटना का जो प्रसिद्ध गुरुद्वारा है क्यों प्रसिद्ध है, उसका उत्तर 3 वाक्यों में देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए प्राचीन पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए प्राचीन पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। दोस्तों सिख संप्रदाय के लिए प्राचीन जो पटना है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना में हुआ था, और जन्म स्थान पटना में हुआ था, इसलिए वहाँ पे प्रसिद्ध गुरुद्वारा है, प्रसिद्ध गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए सिख संप्रदाय के लिए पवित्र स्थल है पटना। क्वेश्चन अच्छा 12 क्वेश्चन नंबर अगर उतारना हो तो नोट कर लीजिएगा आप लोग, सभी आदमी नोट करना हो तो आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? तो इसका आंसर है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना की जो रक्षा व्यवस्था थी, पटना के जो रक्षा व्यवस्था थी वो काफ़ी मजबूत थी। यह सुंदर नगर था। कौन? पटना। किसके समय में? तो पाटलिपुत्र के समय यह सुंदर नगर था, और अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध हुआ। लेकिन अशोक के समय में पाटलिपुत्र का जो वैभव था और अधिक समृद्ध हुआ और अधिक विकास हुआ। किसके बारे में? पाटलिपुत्र के बारे में। वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है पाटलिपुत्र? तो पटना नाम के जाना जाता है, और बिहार की वर्तमान में राजधानी भी है। इतनी तो कंसेप्ट आपको पता ही होगा। 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि अच्छा 14 जो है, हाँ 14 का सॉरी चेंजिंग नहीं हुआ, दोनों एक ही कलर का है। तो लेखक पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहता है? लेखक जो है वो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहता है, क्या बताना चाहता है लेखक हमें? पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से क्या शिक्षा देना चाहता है? तो लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महान नगर था। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महान नगर था। कहता जहाँ शिक्षा था, कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। जहाँ शिक्षा था, वैभव और समृद्धि था, जहाँ पर पाटलिपुत्र में शिक्षा वैभव और समृद्धि थी। मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी। प्राचीन काल में ये बहुत समृद्ध था, शिक्षा संस्कृति हर प्रकार से फला फूला और आगे बढ़ा। लेकिन मध्यकाल में कुछ वर्षों तक की पाटलिपुत्र की स्थिति नॉर्मल थी, जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, ठीक नहीं थी, इसकी स्थिति ठीक नहीं थी। किस काल में? मध्यकाल में। पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र की स्थिति ठीक नहीं थी। मुगल काल में इस नगर का पुनः उद्धार हुआ, लेकिन मुगल वंश आया, मुगल काल आया तो उसका पुनः उद्धार हुआ तथा अंग्रेजों के शासनकाल से लेकर वर्तमान में इस नगर का अधिक विकास हुआ। लेकिन अंग्रेज के शासनकाल से लेकर के वर्तमान तक के इस नगर का अधिक विकास हुआ और समृद्ध होता हुआ रहा। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। लेखक पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहता है? अच्छा क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन यही है, सिर्फ चेंजिंग था, जो मिस्टेक था दोनों एक ही कलर में था वो दूसरा है। देख लीजिए फिर से। लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महान नगर था जहाँ शिक्षा वैभव और समृद्धि थी। मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी।
मुगल काल में इस नगर का पुनरुद्धार हुआ तथा अंग्रेजों के शासनकाल से लेकर वर्तमान में इस नगर के अधिक विकास हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे कि पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। पाटलिपुत्र में जो प्राचीन महोत्सव मनाया जाता था उस महोत्सव का वर्णन करना है पाटलिपुत्र के। तो पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें तो पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाए जाते थे। तो दोस्तों हम पाटलिपुत्र में प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें तो हम बताते हैं कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाए जाते थे और गुप्त वंश के शासन काल में और इसका उद्धार हुआ, विकास हुआ। किस महोत्सव का? तो कौमुदी महोत्सव। दोस्तों कौमुदी महोत्सव जो है जिस प्रकार से प्राचीन काल में यानी कि गुप्त काल के शासन काल में मनाया जाता था, जैसे वर्तमान में हम सब दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, बड़ी त्यौहार से सज धज कर जाते हैं मेला देखने, तो इसी तरह से प्राचीन काल में गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। वो शरद काल में होता था यानी कि शीत ऋतु के में होता था। तो दोस्तों यही है कि पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंदमग्न हो जाते थे, जिस तरह वर्तमान में हम दुर्गा पूजा में हो जाते हैं आनंदमग्न हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में था। विशेष रूप से प्रचलित किस शासन काल में था? तो गुप्त काल के शासन काल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 हम देखेंगे कि प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक के क्या विचार है। प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक का क्या विचार है? तो दोस्तों यहाँ देखेंगे कि प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि दामोदर नामक कवि से हमें जानकारी मिलती है कि सरस्वती की वंशज यहाँ रहते थे। दोस्तों दामोदर नामक कवि से हमें जानकारी मिलता है कि सरस्वती की वंशज यहाँ रहते थे पाटलिपुत्र में बड़े बड़े विद्वान पढ़ लिख कर बहुत बड़े बड़े विद्वान बनते थे। आज भी पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र ही नहीं, बिहार जो है ऐसे पवित्र स्थल है जहाँ पर बड़े बड़े भगवान का जन्म हुआ और बहुत ही बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े पुरुष जो है से निकल कर के यहाँ से आगे की ओर बढ़े, वृद्धि विकास करे तो किए। और पाटलिपुत्र इस प्रकार से बड़े ही समृद्ध और अच्छे नगर था। हम जानकारी मिलती है कि सरस्वती के वंशज यहाँ रहते थे। सरस्वती के वंशज यहाँ रहते थे कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। किनके माध्यम से पता चलता है? दामोदर गुप्त नामक कवि से यह पता चलता है कि पाटलिपुत्र जो है बताते कि पाटलिपुत्र जो है वहाँ पे सरस्वती के वंशज यहाँ रहते थे। राजशेखर कवि के अनुसार, राजशेखर जो कवि है उनकी कहने के अनुसार पाणिनि, पिंगल, वररुचि आदि महान विद्वानों की परीक्षा भी यहीं ली जाती थी। किसके अनुसार? तो राजशेखर के अनुसार पाणिनि, पिंगल, वररुचि इन बड़े बड़े विद्वानों की भी परीक्षा यहीं ली जाती थी। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का महान केंद्र था। इससे यह पता चलता है कि प्राचीन काल में ही पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान केंद्र था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक का क्या विचार था। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन नंबर पाटलिपुत्र के था। इन क्वेश्चन को यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है और आप लोगों को पाटलिपुत्र वैभव पाठ कैसे लगा, कितनी कंसेप्ट आया, इनके बारे में कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो इसी के आधार पर बनाते जाए। अगर लगे इसमें कुछ गलती है तो सुधार करने की ज़रूर कोशिश करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप लोग के अच्छे लगे हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करें दोस्तों में, ताकि इसी तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट और कई सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर हम लेके आते रहेंगे। थैंक यू।